और दोस्तों स्वागत है आपका चंद्रवाणी आईएएस अकेडमी पे। तो हमारा जो करंट अफेयर आज का पहला है वो 75 हाई स्कूल गेट 80,75,000 रुपीज़ अंडर खेलो मलेंगा बूस्ट, यानी खेलो इंडिया के तहत 75 हाई स्कूलों को मिले 18,75,000 रुपये। अब ये समझना है कि न्यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बिहार स्पेशल है। खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है, जो खेलो इंडिया खेलो उसके तहत खेल को बढ़ावा देने के लिए 75 हाई स्कूल को लगभग 18,75,000 रुपये मिले हैं। राइट। तो खेल सामग्रियों की खरीद के लिए प्रत्येक स्कूल को 25,000 दिए गए हैं। अब किट में कुल 171 प्रकार के खेल सामग्रियों को जो है शामिल किया गया और खरीद के लिए जिला मुख्यालय में शिविर लगा है। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा। अब यहाँ पे आपको समझना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किट में जो है लूडो से लेकर क्रिकेट एवं फुटबॉल तक के सामान शामिल है। इसका उद्देश्य मात्र ये है कि स्कूली बच्चों को विभिन्न खेलों में रुझान पैदा करना है। और पहली से 5वीं कक्षा के जो बच्चे हैं, राइट, उनके लिए भी एक स्पेशल यहाँ पे दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो पहली से जो 5वीं कक्षा के जो बच्चों के लिए किट की कीमत 4,949 रुपये है। 8वीं से 9वीं कक्षा के लिए कुल मिला जुला कर 10,006 रुपये है। राइट। वहीं अगर हम 9 से 12वीं क्लास की बात करें तो 24,970 है। तो इस प्रकार इस किट में स्कीपिंग रोप, बैडमिंटन रैकेट, वुडन क्रिकेट बैट, टेनिस बॉल, वॉलीबॉल नेट, हैंडबॉल, बास्केटबॉल व खेलों की सामग्रियां उपस्थित हैं। अगला हमारा है हाजिया सोफिया अनबोल्ट टू मुस्लिम एडोरेशन। राइट। अब ये न्यूज़ क्या है इस बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो है विश्व प्रसिद्ध जो इमारत है उसकी जो कंस्ट्रक्शन बाइजेंटाइन जो हम बोल सकते हैं साम्राज्य, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। राइट। तो उसको लेकर यहाँ पे न्यूज़ आई है। तो यहाँ पे जो हम लोग समझ रहे हैं कि इसके दौरान एक चर्चा में हुआ था ये। हालांकि हाल ही में तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने इस्तांबुल के जो काफ़ी फेमस एक संग्रहालय म्यूजियम है हागिया सोफिया, उसको जो है मस्जिद में कन्वर्ट करने का जो है फैसला सुनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब ये देखना है कि इस न्यूज़ के बारे में अगर हम थोड़ा जाने तो अभी एट द मोमेंट क्या हो रहा है कि यह जो है विश्व प्रसिद्ध जो इमारत, मैंने जैसा कि अभी बोला, बाइजेंटाइन साम्राज्य के दौरान एक चर्च में हुआ था। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बाइजेंटाइन साम्राज्य क्या है और इसके बारे में क्या आपने साथ पढ़ा भी होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जो बाइजेंटाइन साम्राज्य को लेकर जो धारणा है वो ये है कि इस साम्राज्य का मध्य युग के दौरान रोमन साम्राज्य का दिया गया नाम था। इसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी जो कि वर्तमान में तुर्की में स्थित है। अब इसे इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विपरीत इसके लोग यूनानी बोलते हैं, ना कि लैटिन और यूनानी संस्कृति और पहचान का प्रभुत्व था। तो ये तो हम लोगों ने देखा। और इसकी जो राजधानी मैंने बता दी, स्थापना 11 मई 330 ईस्वी में हुई थी। भंग होने की तारीख यानी कॉलेप्स होने की तारीख 1453 थी। जनसंख्या 1282 के ईयर के अनुसार उस समय 5 मिलियन के आसपास था। मुद्रा वहाँ पे सॉलिडस था, हाइपर पायरोन था, सरकार थे राजतंत्र, एक तंत्र संपूर्ण राजतंत्र हम जिसे बोल सकते हैं। तो वहीं पे हमें देखना है कि 1453 में जब इस साम्राज्य पे कब्जा हुआ था, याद रखना है, तो इस्लामी ऑटोमन साम्राज्य पर जब कब्जा हुआ तो इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। हालांकि ये तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और इसमें फैक्ट कि ये इस्तांबुल में एक ऐतिहासिक पूजा स्थल है बेसिकली, ये आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ एक और इसमें पॉइंट है कि ईसाई और मुसलमानों द्वारा समान रूप से पूजनीय है, इक्वल बेसिस पे। वहीं 1935 में एक बात आई और कि जो कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के अधीन आधुनिक धर्मनिरपेक्ष तुर्की राज्य के आरंभिक दिनों में से एक संग्रहालय बना दिया गया था। आपको शायद याद होगा कैलिफेट मोमेंट, राइट, खिलाफत मोमेंट जो हुई थी। तो उसके पीछे जो दो हमारे यहाँ के जो मुस्लिम मोमेंट जो मोमेंटर या प्रोटेस्टर या जो भी हम बोले वो जो लड़ रहे थे, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो वहाँ पे गलत या फिर हम रिप्रेशन बोल सकते हैं तुर्की के राजा के खिलाफ किया जा रहा था। तो ये लिंक आपको मालूम चल रहा होगा कि मैं कहाँ से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यूनेस्को में एक सूचीबद्ध एक विश्व धरोहर स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखना है। अगला हमारा जो न्यूज़ है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर मैपिंग असिम, इस बारे में थोड़ा समझते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट, इंटरप्रेन्योर द्वारा आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण जो है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग सिम पोर्टल को आरंभ किया गया है, याद रखना है।
थ्रेशोल्ड को आरंभ किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है कि यह जो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो कि उद्योग संबंधी जितने भी कुशल कार्यबल यानी वर्कफोर्स हम बोल सकते हैं प्राप्त करने, और कोविड-19 के बाद की जो सरकमस्टांसिस है उसमें उभरते जो इमर्जिंग जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी का पता लगाने में वर्कफोर्स की मदद करने के लिए तैयार किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर दिस पॉइंट। अगला जो हमारा, इसको आप सीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पे अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बारे में थोड़ा शॉर्ट लुक लेते हैं हम लोग, राइट। चलिए इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है आपको कि कोविड-19 के लिए नैदानिक प्रबंधन कार्यनीति का के लिए देखभाल का एक मानक तैयार किया गया है। अब ये क्या है, इस बारे में थोड़े समझते हैं। कोविड-19 के उपचार की पद्धति काफ़ी हद तक स्पर्शोन्मुख और सहायक देखभाल पर आधारित है, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, राइट। शरीर में जल की आवश्यक मात्रा को बनाए रखना भी जरूरी है। लक्षणों की गंभीरता आधार पर कोविड-19 को हल्का, मध्यम और सीरियस जैसे 3 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वहीं 10 जुलाई 2020 को राज्यों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा कोविड मामले का उपचार विषय पर एक वर्चुअल बैठक में आईसीएमआर एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो हम बात कर रहे हैं, नई दिल्ली में इस बात पर जोर दिया गया कि इलाज के अभाव में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी MOHFW के नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल में वर्णित हल्के, मध्यम और जो हम बोल सकते हैं यहाँ पे गंभीर मामलों के लिए देखभाल उपचार का मानक सबसे प्रभावी होगा। वहीं पे सभी जांच चिकित्सा केवल उचित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से युक्त अस्पतालों में ही की जानी चाहिए, जहां रोगियों पर नज़दीकी निगरानी रखना संभव, ताकि किसी भी संभावित जटिलताओं को दूर किया जा सके। इस प्रकार की न्यूज़ आई है। और अगला जो हमारा लास्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वाइस प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर द एडॉप्शन ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। अभी क्या है, तो राष्ट्रपति ने हरित और प्राकृति संपत्ति स्थापत्य शैली विकसित करने का आग्रह किया। तो हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, श्री एम वेंकैया नायडू, उन्होंने आज देश के आर्किटेक्ट से आग्रह किया कि वे स्थापत्य में हरित डिजाइन को अपनाएं। और उन्होंने कहा कि भविष्य में बनने वाले भवनों में सौर ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाया जाना चाहिए, ताकि कोविड-19 महामारी के कारण जो जन सामान्य के स्वास्थ्य और जीविका पर पड़े प्रभावों की चर्चा करते हुए श्री नायडू ने यह भी कहा कि निर्माण क्षेत्र में साइट के कामों को जो है ठप होने से ये क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ है। और इस संदर्भ में उन्होंने डिजाइनरों, आर्किटेक्ट्स इस महामारी से पैदा हुई चुनौतियों का कारगर समाधान खोजने की अपील की। साथ ही साथ उन्होंने महामारी और उसके बाद उससे निपटने के लिए आर्किटेक्ट्स ने नए तरीकों योजना पर नए सिरे से